नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बार जियो पॉलिटिक्स के जानकार डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। आपसे हम जानेंगे कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी जो स्थिति बनी है, तो क्या भारत के लिए ये माकूल समय है युद्ध करने के लिए? पाकिस्तान की किला को फतह करने के लिए क्या भारत का ये माकूल समय है? तो इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। सर, आप मुझे बताएंगे कि अभी जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, तो क्या भारत के युद्ध के लिए ये माकूल समय है? देश की रक्षा के लिए हर समय माकूल है। और इस समय देखा जाए तो जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं या जो इस समय जलवायु है या जो वर्ष का महीना है, वो एकदम से माकूल है पूरी तरह से चढ़ाई करके पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए। क्योंकि इस समय खुला आसमान है, दिन के समय ज़्यादा है, रात्रि का समय कम है और गर्मियों की अभी शुरुआत हो रही है। इस समय आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा है, आप अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इनको आप पिन पॉइंट सही तरीके से कर सकते हैं और सही तरीके से आपको उसके बारे में जो इंटेलिजेंस आउटपुट, इंटेलिजेंस इनपुट भी मिल सकता है। तो निश्चित ही ये समय एकदम माकूल है दुश्मन को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने के लिए। बिल्कुल आइडियल कंडीशंस हैं, क्योंकि इसके ये समझिए कि लगभग 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मॉनसून कंडीशंस बननी शुरू हो जाती हैं, प्री मॉनसून शावर्स वगैरह हो जाते हैं और उसके बाद फिर पूरा मॉनसून ही आ जाता है जून के एंड में। तो इस समय बिल्कुल माकूल है कि वो स्थिति के आने से पहले, यानी कि मॉनसून के आने से पहले अगर इस स्थिति को पूरी तरह से समाप्त करके इस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया जाए तो ये भारत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ये माकूल मौसम है कि इस समय हम अपना पूरा मिलिट्री एक्शन, तीनों हमारी सेनाएं, नभ सेना, जल सेना, थल सेना, अपने पूरे अभियान को 100% अंजाम दे सकती। ये तो आपने हमें बताया जियोग्राफिकल कंडीशन की। जियोग्राफिक कंडीशन अगर हम देखें तो भारत को सूट करता है, क्योंकि भारत का अधिकांशतः इलाका जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, जहां से आतंकवादियों का घुसपैठ होता है, वो अभी बिल्कुल क्लियर है जी। वहां से विजिबिलिटी हमारी ठीक ठाक है जी। लेकिन जैसे बरसात होगी या बर्फ पड़ेगा, वहां से हमारे लिए कठिनाइयां होंगी, क्योंकि हमारा बेस ऊपर है, उनका बेस, हमारा नीचे है, उनका बेस ऊपर हो जाता है वैसे। तो वहां से उनके लिए आसानी हो जाती है और हमें सर्च करना भारी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर हैं जिसको आप देख रहे हैं कि हमें लड़ाई में जाना विजयश्री की तरफ ले जाएगा इस बार, अगर हम देखें तो? हाँ बिल्कुल, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ है। आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र ने भी उसको लताड़ लगाई है पाकिस्तान को। कल ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है पाकिस्तान को डी एस्केलेट करने के लिए। और वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूएसए के, उन्होंने पाकिस्तान के वास्तविक शासक जनरल मुनीर से बात की है। उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात नहीं की, मुनीर से उन्होंने टेलीफोन पर सीधी बात की है कि इसको डीएस्केलेट कीजिए। उन्हें भी पता है कि वहाँ किसका शासन चलता है। और इसके अलावा आप ये देखें कि इन्हें गिने देश, अजरबैजान, तुर्की या चाइना को छोड़कर, 1-2 कुछ और कंट्रीज को छोड़कर, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ है। और पिछले ही कुछ वर्षों में भारत का जो आयात रहा है युद्ध के हथियारों का, वो $100 बिलियन से भी अधिक के हथियार, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी और हथियार भारत ने परचेज किए हैं। तो उनका भी इस्तेमाल ये तो है नहीं कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए वो कर्तव्य पथ पर करेंगे या फिर दिवाली पर छोड़ने के लिए हैं, वो तो इसी अपने देश की रक्षा के लिए ही हैं। तो उनको ऑल आउट वॉर में जाना चाहिए और इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म करके वंस फॉर ऑल इसको सेटल कर देना चाहिए। नहीं, जैसा कि आपने चाइना की बात करी थी कि चाइना इस युद्ध में पाकिस्तान की तरफ है, तो क्या आपको लगता है कि सीधे चाइना भारत से टक्कर लेगा अभी इस बार? इस समय वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि टक्कर ले सके, क्योंकि चाइना की जो वन चाइल्ड की जो पॉलिसी थी, इसके तहत उन्होंने जो उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही थी, जो विश्व का सर्वाधिक पॉपुलस कंट्री था, अब शायद भारत हो चुका है, तो उसके तहत उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके तहत वन चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने सख्ती से लागू किया, जिसके दुष्परिणाम अब हमें नजर आने लग गए हैं चाइना में जी। क्योंकि चाइना में मैन पावर की कमी हो गई है, मैन पावर कमी है, और जो एज ग्रुप है, जो जी
एनर्जाइज ग्रुप है, जी जी, उसमें कमी दिख रही तो है। भारत दुनिया का सर्वाधिक नौजवान राष्ट्र है, जिसमें कि अधिकतर उम्र 35 साल या उससे कम के लोगों की है। और चाइना में आप देखें तो बूढ़े लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत, जो उसने 2-3 दशकों से उसको बिल्कुल अपनी बिल्कुल। पॉलिसी बनाया। और वो बच्चे लाडले हैं इसके अपने परिवार के, और उनके पीछे आपने देखा होगा कि जब उनकी गलवान वैली या सिक्किम में या उनकी उस तरफ के टेरेन में पोस्टिंग हो रही थी, तो वो रोते हुए टैंकों में अपने जीवों में चढ़ के जा रहे थे। बिल्कुल और वो बड़े ही नाजुक और नाजों में पले हैं। और भारत की फौज को तो आप देखते हैं उसकी ट्रेनिंग कितनी विकट होती है, क्योंकि ये जो उड़ी जो फिल्म एक आई थी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें जो एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था इनका, जिन्होंने रोल किया था, विकी कौशल जो एक्टर हैं, तो वो बता रहे थे कि उसके लिए हमें रिगरस ट्रेनिंग दी गई थी, करीब 2 महीने की मिलिट्री की। तो कहते जब हम ट्रेनिंग करते थे तो कुछ तो बेहोश हो जाते थे, और कुछ उसमें उल्टियां करने लगते थे, और कुछ बड़े कमजोर हो जाते थे। मतलब इस तरह से और वो कहते थे कि हम तो आपको सिर्फ मात्र 10% ही कराने हैं, जो हमारे फौज के ट्रेनर होते थे फिल्म के लिए, हाँ फिल्म के लिए, तो वो कहते थे हम तो आपको मात्र 10% ही कराए, हमारी तो अभी इससे कई गुना और ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से जो हमारे लोहा लाट वाले सैनिक हैं, जो कि जिनकी रगों में भारत माता का इसका भारत का लहू बहता है, और जो बिल्कुल आयरन, वो बिल्कुल लौह पुरुष है, इस तरह के लोगों से कौन टकराएगा। और आपने देखा होगा कि वहीं पर उन्होंने गलवान की घाटी में जो पंजाब रेजिमेंट के हमारे जवान थे, 22-23 साल के जो यंग लोग थे, उन्होंने उनको घाटी में धकेल दिया था। एक एक ने 10-10 को घाटी में नीचे फेंक दिया था गलवान की वैली में। तो इनका मुकाबला हमारा आमने सामने तो कर नहीं सकते। और इस समय भी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है सब चाइना के खिलाफ है, कई टैरिफ्स की वजह से और इसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि वो कूदेगा। दूसरा, वो जो उसने जितना भी चाइनीज माल सप्लाई किया पाकिस्तान को, तो वो देख चुके हैं कि सारा वो हो गया, चले तो चांद तक और न चले तो शाम तक, इस तरह से कुछ उसका है। तो वो उसका पूरा ही उसने पूरा अपना जो कचरा था, जो अपना मलबा था, वो पाकिस्तान को सप्लाई किया। और इस समय वो अगर हथियार देगा भी तो पाकिस्तान चुकाएगा कैसे? तो वो हथियार भी नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान पेमेंट करने की हालत में नहीं, स्टैंडर्ड हथियार हथियार नहीं देगा, और वो उसके भी हैसियत भी नहीं कि उसको चुका सके। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होगा। जी जी। अगर हम अपनी पॉलिटिकल विल देखें, हमारे देश में, हमारा देश एक समझिए कि धर्मनिरपेक्ष देश आज भी माना जाता है, आज भी है, और कई तरह की पार्टियां यहाँ पे जन्म लेती हैं और जाती रहती हैं। आज की जो मौजूदा स्थिति है हमारे देश में, तो युद्ध के लिए सारी पार्टियों का रुख, यानी कि पॉलिटिकल अगर विल देखा जाए, तो कितने परसेंट आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, जो पीछे जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुए थे 2016 में, जो उरी के बाद हुआ था, और उसके बाद 2019 में शायद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, और अब ये जो चल रहा है, तो पिछला जो जब सबूत गैंग ने सबूत मांगने शुरू किए, तो उसके बाद बहुत ट्रोलिंग हुई उनकी पॉलिटिकल। गैंग का मतलब इंडी गैंग आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सबको पता ही कि किस किसने सबूत मांगे थे, उसमें कोई भी हो सकता है। मतलब तो भारतीय राजनीतिज्ञों के बारे में आप... जी जी। तो भारतीय राजनीति में जिन भी नेताओं ने सबूत मांगने शुरू किए, और जबकि आर्मी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्ड जानकारी दी कि ऐसे हमने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इतने लोग मरे, और ऐसे हमने पिन पॉइंट करके ये सर्जिकल स्ट्राइक किए या एयर स्ट्राइक किए, उसके बावजूद लोगों ने सबूत मांगने शुरू किए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, दूसरे की राजनीति को कम करने के लिए। तो वो उस समय उनकी जो ट्रोलिंग हुई पॉलिटिकल स्तर पर भी, और लोगों ने, आम जनता ने भी जो की, उसकी वजह से बचने के लिए एक फेस सेविंग के तहत भी मुझे लगता है कि कई राजनीतिक पार्टियां इस समय सरकार के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि इस समय युद्ध के माहौल में अगर वो सरकार की आलोचना करेंगे, सेना की आलोचना करेंगे, तो लोग फिर उनको सबक सिखाएंगे चुनाव में। तो इसकी वजह से भी शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो सरकार को सपोर्ट करें। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबकी इच्छाएं यही है कि भारत दृढ़ता से इस ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले, और हमारे यहाँ की जो सेना है वो पाकिस्तान यानी अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे। अब हम आपको आते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं कि अगर भारत की जनता में एक होता है कि लड़ाई के समय जनता में बहुत अजीब सा माहौल बन जाता है, भगदड़ मच जाता है, और वहाँ पे और अलग अलग के स्टेटमेंट आने लगते हैं, अलग अलग के एजिटेशंस होने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भारत में नहीं दिख रहा है। तो जनता का इस बार रुख आप किस तरह से देख रहे हैं, और जनता को शांत करने और एनर्जाइज करने का जो प्रयास है वो किस पॉइंट से मिला है, अगर आप देखें तो उसमें? इसके लिए फिर से इतिहास में जाना पड़ेगा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर
सिंगापुर, जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो वहाँ पर रहने वाले जो उस समय भारतीय लोग थे, उन्होंने तन मन धन से उस आज़ाद हिंद फौज को, इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया ताकि वो ब्रिटिशर से मुक्ति दिला सके। तो ये इतिहास गवाह रहा है कि भारत में बेशक लोगों के आपस में कभी मतभेद हों, कभी उनमें इस तरह के मतभेद उत्पन्न हो जाएं, लेकिन जब एक एक्सटर्नल वार होता है, थोपा जाता है भारत पर, तो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। और अब तो हमारे साथ ये सोशल मीडिया भी है, तो इससे लोग तरह तरह के मैसेज एकजुटता के इसमें भेज रहे हैं। इसका दुधारू दोनों तरफ से इसका इस्तेमाल हो सकता है सोशल मीडिया का। तो वो उसका अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। तो अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों में एक देशभक्ति की भावना इससे लगे, देश सारे लोग एकजुट हों, हर प्रांत के, हर भाषा के, हर राज्य के लोग एकजुट हों। और हमारी सारी जो भारतीय फौज की रेजिमेंट है, हर स्टेट से आती है, उनके अलग अलग युद्ध घोष हैं, उनके अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग भाषा भाषी हैं, तो सारे एकजुट होकर इसका निश्चित ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जो एक टाइटिल है, जो ऑपरेशन सिंदूर, वो कितना लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है इसमें? सिंदूर तो देखिए, जो एक चुटकी जो सिंदूर है, तो इसकी कीमत अब लोगों को पता चल रही है कि सिंदूर वो चीज है कि जो कि एक सुहागन या विवाहिता का जो एक, ये समझिए कि अपने मस्तक पर धारण करती है उसे, और वो सिंदूर की वो रेखा है कि उस पर अगर कोई भी हाथ बढ़ाए तो भारत की स्त्री सावित्री अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज से भी भिड़ने की क्षमता रखती है। तो भारत की जो नारी शक्ति है, वो अब आप देखें कि जो जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग भारत सरकार की हो रही हैं, जो जिसको कि विदेश सचिव कर रहे हैं, तो उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आर्मी की तरफ से, व्योमिका सिंह, और सोफिया कुछ ऐसा नाम है, और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका, जो कि भारतीय एयरफोर्स से हैं, इंडियन एयरफोर्स से हैं। तो पूरा संदेश एक भारत सरकार दे रही है कि हमारी नारी शक्ति जो भारत की है, वो कितनी उज्जवल है। और वही शक्ति, एक अभी पीछे आया था कि एक कोई विंग कमांडर, एक कोई पायलट हैं भारतीय एयरफोर्स की महिला, उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूं, तो वो राफेल उड़ाने वाली पहली पायलट बन गई। तो भारतीय नारी तो वो तो दुर्गा का और रणचंडी का रूप है। तो वो तो मुझे लगता है कि इन सबके सहयोग से, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पूरे भारतीयों को सेंटिमेंटली, इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। और हर भारतीय इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार, भारतीय फौज के साथ पूरी तरह से 100% साथ है। अच्छा, ये बात कितना हास्यास्पद लगती है कि जब पाक मीडिया को देखा जाता है या वहां के हुक्मरानों को जब हम ब्रीफिंग करते हुए देखते हैं, तो वहां सीधे होता है कि भारत के 5 राफेल को मार गिराया। ये कितना हास्यास्पद लगता है। तो वहां के जब ये रक्षा मंत्री ने, शायद उनके जो रक्षा मंत्री हैं कोई, उन्होंने ये बयान दिया था, तो उससे जब ये पूछा गया कि आपका सोर्स क्या है, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया। तो वहां की संसद में फिर ये उठा कि ये ऐसे आदमी को आपने क्यों रक्षा मंत्री बनाया हुआ है जो नशे की हालत में इस तरह के उल जलूल बयान दे रहा है। हमारे पास पूरा एक डेटा है, हमने उनके 2 F-16 गिराए हैं, एक कोई और विमान है वो गिराया, उनका पायलट हमारे कब्जे में है। उनके पास कोई इस तरह का सबूत नहीं है। तो वो एक झूठ बनाने की फैक्ट्री है जो ये सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू से ही ऐसा रहा है, क्योंकि 1965 की वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान को धूल चटाई थी और बुरी तरह से ट्राउंस किया था, हराया था। लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों की, उसमें बताया जाता है कि 1965 की भारत पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान विजयी रहा था। तो एक ऐसा देश जो कि इतना बड़ा झूठ तक इतनी सफाई से बोल सके, तो वो तो झूठ के प्रोपेगेंडे की उसकी फैक्ट्री सारी इस तरह से। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जब किसी देश पर युद्ध थोपा जाता है, तो उसके जीतने के कितने चांसेस होते हैं और किस तरह से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। तो आज की जो हमारे यहाँ जो फैक्टर बना हुआ है, जो भारतीय सेना लड़ाई के मोड में जा रही है, उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है कि उसका जो आका हो, यानी कि जो देश का मालिक हो, प्रधानमंत्री हो, वो सबसे सशक्त हो, फैसला लेने में सक्षम हो। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को, तीनों सेनाओं को खुले छोड़ दे दिया है कि जल थल नभ तीनों जगह से जहां से हो माकूल स्ट्राइक किया जाए और अपने विरोधियों को, यानी कि शत्रुओं को, नेस्तनाबूद किया जाए। दूसरी बात है ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना।
ऑपरेशन सिंदूर से भारत की वो सारी महिलाएं इमोशनल जुड़ी हुई हैं और उनके जितने भी हमारे देशवासी हैं वो सब इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि भारत में एक नया जोश है, भारत के सैनिकों में भी एक नया जोश है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें इस समय माकूल समय है, न बर्फबारी हो रही है न ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे कि सैनिकों को दिक्कत आए, इसलिए ये समय बिल्कुल माकूल है। और जो चौथी बात होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो संसाधन है वो कितने मजबूत हैं और हमारे लीडर किस तरह से उस पर फैसला करते हैं। तो ये जो 4-5 तरह की जो बातें हैं एक देश को विजयी बनाने के लिए काफी होता है, और वही स्थिति आज बनी हुई है। अगर भारत आज पछड़ों में न पड़ के सीधे अगर अटैक करता है, हालांकि भारत ये चाहता है कि वो जिस तरह से ये चाहता है कि हम उन चीजों को अक्षुण्ण रखें जो जिसके लिए भारत जाना जाता है, यानी कि हम सच्चाई को साथ लेकर चलते हैं, पूरे देश को बताना चाहता है। लेकिन अगर भारत को थोड़ा सा विचलित किया जाएगा तो निसंदेह भारत एक दुर्दांत शेर की तरह टूट पड़ेगा और फिर पाकिस्तान के खरपच्चे उड़ना स्वाभाविक हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।